अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका लेक्चर नंबर 11 ही है, इसका बी पार्ट है। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी बहुत समझने वाली चीज़ें हैं और समझ आ जाए तो उतनी इंटरेस्टिंग है, ना समझ आए तो उसका रट्टा भी ले सकता है। ये मैं साफ साफ बता रहा हूँ। समझ आ जाए तो उतना इंटरेस्टिंग है और होना चाहिए, नहीं समझ आएगा तो उसका रट्टा भी नहीं लगना, फिर ड्राई क्या, ये तो सुपर ड्राई सब्जेक्ट फिर लोग कहेंगे इसको। खैर, इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहता है जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, ये हमने पढ़ लिया था। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस? वो ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, रेंज आपके पास सब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे वो कहता है कि हम एक नया सीक्वेंस देखें। इसकी जो जनरल टर्म में एस एन लिखी हुई है, ये वही S1 S2 S3 फिर SN और चलता रहेगा। इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। पहली बात है कि देखें इसकी कोई लॉजिक होगी, ये पार्शियल सम्स क्या चीज़ है। S1 जो है वो तो Z1 ही है, वो तो इसी सीक्वेंस की पहली टर्म है। फिर उसके बाद S2 है Z1 प्लस Z2। इन ये वाला जो सीक्वेंस है, इसकी पहली दो टर्मों को ऐड करके जो बनी है। SN क्या है? वो है Z1 प्लस Z2 और कहाँ तक जा रहा है? ZN तक। ये वाला जो सीक्वेंस है, इसकी जो पहली n टर्म्स हैं उनको जो ऐड करके बन रही है उसको SN कहा हुआ है। समेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब k को यहाँ पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3, यानी कि 1 से लेके n तक आप ऐड कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे n की बजाय इन्फिनिटी हो जाए, मतलब ये चलती चली जाए टर्म में खत्म ही ना हो, या मैं यहाँ पे लिमिट ले लूँ, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये ले लूँ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देख लें ये सिचुएशन बन जाती है, यानी कि व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी तो ये वाली चीज़ ये बन जाएगी और ये वाली चीज़ आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये ली हुई है, ये देखें वैसे भी नहीं है, ये ली हुई है, ये लिमिट ली हुई है और ये लिखा हुआ है। और ये वाली चीज़ अगर आप देख लें, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी SN, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये सारी की सारी चीज़ यही है जो ये है। इधर लिमिट ली है, इधर लिमिट ली है, तो वो बन क्या जाता है? वो ये बन जाता है, ये चीज़ बन जाती है। आइए अब जरा इसको और देखते हैं। ये वाली जो आपके पास है ना इन्फिनिट सीरीज, इन शॉर्ट हम कहते हैं जी कि जो सीरीज होती है वो सीक्वेंस की टर्मों का सम है, ठीक है, यही बनता है। ये सीक्वेंस था, इसकी टर्मों को समअप किया तो ये सीरीज बन गई इन्फिनिट सीरीज। Z1 Z2 अभी भी ये टर्म्स ऑफ द सीरीज ही है। टर्म जो होगी मतलब है कि सीरीज की पहली वाली वो Z1 होगी, फिर Z2 होगी, फिर Zn, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कॉल द टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर कहता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब देख लें समझना जरूरी है कि रियल नंबर क्यों नहीं कहा, वो इसलिए कि यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे हैं टर्म है ये सारे कॉम्प्लेक्स तो हैं, तो कॉम्प्लेक्स टर्मों को ऐड करके कॉम्प्लेक्स टर्म ही आएगी ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अगर कोई यहाँ पे ऐसा नंबर आता है जो इन सबके सम के बराबर है, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ इसका सम आ जाए ना फाइनाइट, इसके सम के बराबर है। जो इन्फिनिट सीरीज है इन सारी टर्मों के सम के बराबर है, वो एस का है। कैसे? आपने कहा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी SN क्या था? ये भी सम था लेकिन n टर्म्स का, इसकी आप लिमिट ले लेते हैं, ये इन्फिनिट सीरीज बन जाती है। यहाँ पे लिमिट लेते हैं और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, s के बराबर है। तो फिर आप कहते हैं कि जो इन्फिनिट सीरीज ये आपके पास है k टू 1 टू इन्फिनिटी z के, ये कन्वर्ज करती है s को। इन शॉर्ट, कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसका सम होता है, कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसका के सम होता है। ये बहुत बहुत सिंपल जुमला बोला है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट होता है। वो कहते हो कि मुसीबत आ गई। हालांकि इससे पता लग रहा है ये आपके पास था ना सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, तो जब आप इसकी लिमिट लेते हैं, समझ लेंगे सीक्वेंस है, इसकी लिमिट ली आपने कहा कन्वर्जेंट है। अब आपने कहा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, आपने इसकी लिमिट ली, आपने कहा जी एस के बराबर है, एस है क्या? इसी सीरीज का सम ही तो है, इन्फिनिट सीरीज का सम का। अगर ये टफ लग रहा है तो ये चीज यहाँ पे देख लें, ये है लिमिट, यहाँ पे लें इसकी, यहाँ पे लें तो ये इन्फिनिट सीरीज बनती है। ये जो इन्फिनिट सीरीज है अगर इसका सम है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, या इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो कन्वर्जेंट है, तब भी ये कन्वर्जेंट है। सम एक ही आना चाहिए क्योंकि लिमिट है, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। तो यहाँ पे उसने कह दिया कि S इज द सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज, S जो है सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज है। अब यहाँ पे देख लें, हमारा मकसद सम निकालना नहीं है, सम तो निकालने बड़ी मुसीबत है, सारी उम्र गुजर जाएगी। कुछ सीरीज के निकल भी जाते हैं, हम सम निकाले बगैर ही देखेंगे कि सीरीज कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है, वही तो समझने वाली बात है, वही तो जबरदस्त चीज है। अब देखें यहाँ पे वो कहता है रिकॉल फ्रॉम कैलकुलस। हालांकि ये चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन जारी बात है कि इससे पहले कैलकुलस की कोई हाई लेवल का कोर्स होना जरूरी है, कैलकुलस 1 भी नहीं, कम से कम 2। अब वो कहता है पी सीरीज होती है ये वाली। अब पता नहीं अब पहले प्रूफ किया हुआ है कि नहीं, और जारी बात है कि अब ये ऑनलाइन सारा सिलसिला चल रहा है, मैं तो असाइनमेंट देता होता हूँ कि स्टूडेंट्स इसका प्रूफ जरूर करें, और ये हो भी जाता होता है, इंटीग्रल टेस्ट से भी हो जाता होता है, और इसके अलावा ज्योमेट्रिक सीरीज, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, सबसे हो जाता होता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ हमें जरूरत है ना वो ये है कि पी सीरीज ये कि 1/np, ये जो है इसकी nth टर्म है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये तब कन्वर्ज करती है जब p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है, जब p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है। डाइवर्ज करती है जब ये इक्वल टू 1 होता है या 1 से छोटा होता है। लेस देन इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होती है, ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होती है। तो वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम तो डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन वही बात है ना कि बजाय कि कहीं ड्राई सब्जेक्ट है कि रट्टा। मैंने आगे एक असाइनमेंट आ रही है जो कि ग्रेड नहीं होगी, इस वक्त चल रही है, लेकिन उसमें मैंने पूछा हुआ है तो फिर मैंने करके भी दिया हुआ है, सोल्यूशन तो मैं दे देता होता हूँ। तो यहाँ पे देखें, और अब अल्टरनेटिंग सीरीज को देखें। अल्टरनेटिंग में होता है प्लस माइनस,
प्लस माइनस, यानी कि साइन चेंज हो रहा होता है लगातार, ठीक है, एक ही साइन नहीं चल रहा होता। पहले ये देखें ये एनस्ट्रम बन जाती है, एनस्ट्रम ये तब बनेगी अगर यहाँ पे मैं एन को 1 करूँ तो पहली टर्म आ जाए। एन को 1 करें तो यहाँ पे देख लें जब ये एन 1 होता है ना, या एन की पावर यहाँ पे, या ये पावर नहीं करना चाहिए, एन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, एन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे जब वो ऑड होगी तो ओवरऑल पावर इवन बन जाती है। 1 करें तो ये 2, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया। इसी तरह से एन को 3 करें, 3 + 1 4, और यहाँ पे देखें 3, ये 1/3 देखें पॉजिटिव है। इसी तरह से यहाँ पे आप करें इसको एन को 5 + 1, यहाँ पे हो जाएगा जी आपके पास 6, ये भी 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 करेंगे तो ये 1/5। हाँ कोई और करते हैं, अगर यहाँ पे देख लें एन को 1 किया फिर 2 किया, 2 + 1 3, ये तो ऑड पावर है, यहाँ पे 2 तो ये देखें -1.2, इस तरह -1/4, ये कन्वर्जेंट है। अब देखना रट्टे नहीं लगाने, जहां तक तो हम होता रहेगा मैं बताता रहूंगा। इसको देख लेते हैं, वैसे ये log 2 की एक्सपेंशन है, log of 2 इसके बराबर होता है। कैसे प्रूव होगा, यहाँ मैंने बहुत शॉर्टकट लिया, यहाँ पे देख लें एक सीरीज ये लिखी, अब कहेंगे अब ये कहाँ से आ गई, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब देख लें ये सारी चीजें इंटर की, ज्योमेट्रिक सीरीज का मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये ना सिर्फ मैं आपको डिराइव कराऊंगा कि ये इसके बराबर कैसे सम आता है, बल्कि ये भी प्रूव करेंगे कि जब ये आर जो है यहाँ पे, ये अब आपके पास रियल है, आर जो आपके पास यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होती है तब ये कन्वर्ट करती है। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। पहले जरा इसको रिकॉल करें, ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, इसको रिकॉल करें। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे आती है, इसमें कॉमन रेशो होती है, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड पे करें, एक ही नंबर आता है, आर वो होती है कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करें, अगली टर्म आ जाती है, फिर आर से करें, उससे अगली आती है, आर इज द कॉमन रेशो। यहाँ पे a और 1 - r, a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, इन्फिनिट होती है और r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो ये सम होता है, ये करेंगे। अब जरा इसको देखें, क्या ये बनती है आपके पास, इसको ना देखें, इसको देखें, क्या ये इन्फिनिट सीरीज लगती है। सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें, -x आता है, थर्ड को भी अगर आप सेकंड पे, फिर -x आता है, -x तो इसकी कॉमन रेशियो होगी, r की जगह -x करूंगा, ये +x हो जाएगा, 1 फॉर्मूले में आ रहा है, एक है फर्स्ट टर्म, ये नहीं जी 1, ये यहाँ पे, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन ये इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर तब होती है जब x mod लेस देन होता है, वो तो मैं इंशाल्लाह प्रूफ करवाऊंगा मैं आपको इसी कोर्स में, ये आपके पास होगी। अब जरा इसको इंटीग्रेट करें, अब ये अलग लंबी चौड़ी थ्योरी है कि सीरीज कब इंटीग्रेट होती है, मैं इसको स्किप करूँ, मैं अभी नहीं करवा सकता, लेकिन इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल log of 1 + x होता है, x का इंटीग्रल यहाँ पे x²/2, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल, यहाँ पे x, और यहाँ पे x² का इंटीग्रल x³/3, ये इंटीग्रेट हो गई। अब जरा x को 1 सब्स्टिट्यूट करें, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log of 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 1/3, लेकिन ये -1/2, ये +1/3, और ये सीरीज वही है जो कि ये, इसका मतलब ये log 2 की एक्सपेंशन है। अब आपको ये तो हो गया कि हाँ ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, कैलकुलस नहीं पढ़ रहे, वरना फिर इसका भी प्रूफ हो रहा होता इसकी, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको कराऊंगा। अल्टरनेटिव सीरीज दिमाग में रख लें, ये वाली जो अल्टरनेटिव सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, पी सीरीज का भी दिमाग में रख लें, ग्रेटर देन 1 के लिए ये आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है। हाँ अब एक चीज यहाँ पे, इससे पहले कि कंफ्यूजन हो जाए जी, यहाँ तो बात कर रहे थे x mod लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 कर दिया, तो भाई यहाँ पे जो हमने बात की x mod लेस देन 1 वो इसकी बात की है, ज्योमेट्रिक सीरीज की, ये लॉग, ये जो आपके पास लॉग की एक्सपेंशन है इसकी बात नहीं की, ये सीरीज और है, इसकी बात नहीं की, इसलिए यहाँ पे x को 1 लिया हुआ है। और वैसे भी सेंस बनती है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी, गड़बड़ तो तब होगी अगर x को -1 ले, तब log of 0 आ जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। x को नेगेटिव लें, ऐसा नेगेटिव कि यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव, वो उस पर गड़बड़ होगी। x जब आपने यहाँ पे 1 ले लिया है तो सीधा सीधा 2 बन गया, ये तो बन गया, तो ये जो x को 1 लिया इसमें लिया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। अब वो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पे देखें क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। पहले हमेशा ये किया करें कि इसको ब्रेक किया करें रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में। 1/n² बनता है इसका रियल पार्ट, और ये दूसरी टर्म को जब इस पे डिवाइड करेंगे n² पे तो n कैंसिल हो जाएगा, -1n/n, ये बन जाएगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट आयोटा के अलावा। यहाँ पे देखें रियल पार्ट वाली सीरीज ये बनती है, इमेजिनरी पार्ट वाली सीरीज ये बनती है, आयोटा बाहर लिया हुआ है। अब क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट है, जारी बात है, ये तो आयोटा तो फाइनाइट ही होता है, इन दोनों का सम भी जारी बात है फाइनाइट नंबर होगा, फिर ये कन्वर्ट कर जाएगी। आगे ना लॉजिक, ये कन्वर्जेंट है क्योंकि अभी आपने देखा था कि ये p सीरीज है, और p की वैल्यू अगर आपके पास जो है ग्रेटर देन 1 हो, जो कि यहाँ पे 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो होगी कन्वर्जेंट। रह गया इसका, ये अभी देखा था अल्टरनेटिंग सीरीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ये पता क्या बनती है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाती है आपके पास -1 + 1/2 -1/3 और सो ऑन, ये चलता रहेगा ये वाली। तो आप कहेंगे नहीं ये जो पिछली वाली थी वो तो इसका नेगेटिव थी, तो समझ लें कि इसका सम आएगा -log 2। सम तो आ रहा है ना, जो पिछले आपके स्लाइड पे सीरीज थी ना ये वही है, लेकिन उसकी नेगेटिव है, उसका सम log 2 था, इसका -log 2 है, लेकिन ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट, मेन वाली भी कन्वर्जेंट, सो देयरफॉर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब यहां से थ्योरम निकल आता है
कि भाई ये जो आपके पास ये वाली सीरीज है रिडन वाली, जारी बात है इसमें होगा एक्स एन प्लस ओटा वाई एन। अगर ये कन्वर्जेंट है तो एस के भी तो दो हिस्से होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, यू प्लस ओटा भी। तो जो एक्स एन वाली जो है सीरीज, ये कह रही है, ये चाहे ना, ये सीरीज जो आपके पास आ रही है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन, इसका सम यू निकलेगा, और सीरीज 1 टू इन्फिनिटी जो वाई है ना उसका सम बी निकलेगा। इस तरह से हमने बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये मैंने जुबानी बोला है तो ये मैंने इस तरह से बात की है। और अब यहाँ पे देख लें, क्योंकि स्लाइड में आगे हम चले जाएंगे, तो एक तरह से यहाँ पे देख लें वही वाली चीज सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। इसमें ये आपके पास एक्स एन आ जाएगा और ये वाली चीज जो आपके पास है वाई वन आ जाएगी, वाई एन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, u प्लस योटा भी था ना s, और जेड एन क्या था, एक्स एन प्लस योटा वाई एन, समेशन जेड एन था ना, तो समेशन एक्स एन जो है उसका सम u हो जाएगा क्योंकि s था u प्लस योटा भी, और जो समेशन वाई एन है उसका सम v हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा होगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो जारी बात है कि एफ सी के नहीं है, वो भी जारी बात है वो भी चाहेंगे कि हम इसको करें। तो ये मैं बता दूं, मैं बोलने लगा हूँ, आप लोगों ने बार बार मेरा ये लेक्चर सुनना है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद इसका प्रूफ करना है। जो ग्रेड असाइनमेंट है उसमें ये क्वेश्चन है, और देखें ये रट्टे लगा दिए जाते हैं, जो कि मैं फिर टीचरों को कहूँगा कि खुदा ना वास्ता रट्टे ना लगवाओ, थोड़ा कोर्स पढ़ा दो, रट्टे ना लगवाओ, और मतलब है कि समझा दो बच्चों को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सीरीज कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो उसका सम एग्जिस्ट करता है, फिर वो कहता है कि जो लिमिट होगी ना nth टर्म की वो जीरो हो जाएगी, nth टर्म की लिमिट जीरो जाएगी। इसका तो प्रूफ करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिमाग में आता है, इनका कन्वर्स तो नहीं ट्रू, इसका मतलब होता है गिवन देन होता प्रूफ, यानी कि लिमिट जो है nth टर्म की जीरो को जा रही है, क्या सीरीज कन्वर्स करेगी। एक चीज बता दूं, अभी आपने पी सीरीज पढ़ी है, समेशन 1 ओवर एन, यहाँ पे पी 1 के बराबर है, ध्यान सुने, समेशन 1 ओवर एन पी 1 के बराबर है, और देख लें लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन जीरो को जाता है, लेकिन समेशन 1 ओवर एन ये जो आपके पास है डाइवर्जेंट सीरीज है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। हालांकि 1 ओवर एन जो है वो जीरो को जा रही है, ये तो हो गया, लेकिन समेशन 1 ओवर एन डाइवर्जेंट सीरीज है क्योंकि वो पी सीरीज है जिसमें पी की वैल्यू 1 है, कन्वर्स तो इसका ट्रू नहीं है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ यूं करना है, ध्यान से सुने, आपने सबसे पहले एस एन लिखना है। व्हाट इज एस एन? एस एन आपके पास आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 टिल zn, ठीक है। अब लिमिट आपने zn की निकालनी है, तो zn क्या आएगा, एस एन को लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे क्या है, z1 प्लस z2 zn तक, zn यहीं पे रखें, बाकी फर्स्ट n माइनस टर्म में लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ध्यान से माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा z1 प्लस z2, लास्ट टर्म हो जाएगी zn माइनस 1। तो ये बजाय लिखने के जी z1 प्लस z2 प्लस zn माइनस 1, इसको sn माइनस 1 लिखें, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। अब दोनों तरफ लिमिट ले लें, आपको लिमिट चाहिए ना। अब ये सोचना है जी लिमिट क्या होगी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी sn क्या होगी, s के बराबर होगी। मैं पीछे नहीं जा सकता, पीछे किया हुआ था, क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी sn माइनस 1 क्या होगी, वो भी s के बराबर होगी, लेकिन मैं नहीं बता रहा, हाँ कुछ खुद भी तो सोचो, यही तो है। तो भाई वो भी s के बराबर होगी, s माइनस जीरो होता है, ये मैंने बता दिया, सारा मैंने कर दिया, मैंने सिर्फ समझ लें 95% कर दिया, वो आप जरा सोच लेना कि वो क्यों s के बराबर होगी। तो ये हो गया आपका। तो अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है जी डेफिनेशन है कि जो सीरीज आपके पास है ना, ये इन्फिनिट सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी। देखें ये लॉजिक आ रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है प्रोवाइडेड दैट द रियल सीरीज ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हर टर्म का उसने मैग्नीट्यूड लिया, यानी कि इसको आप जुबानी देखें क्या होगा, z1 मॉड प्लस z2 मॉड प्लस z3 मॉड एंड सो ऑन। तो जाहिर पता ये तो फिर रियल टर्म्स की बन गई ना, नेगेटिव ही नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, अंदर अंदर जीरो हो सकता है, अगर नॉन जीरो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अगर तो ये एब्सोल्यूट जो आपके पास है टर्म्स वाली सीरीज ये कन्वर्ज करती है, तो इस सीरीज को कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे देखने को कहता है कि ये जो आपके पास सीरीज है ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेशियो टेस्ट आ रहा है। ये देखिए अब टेस्ट हम करने लगे हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। वो कहता है कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सीरीज है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये देखें जरा, आपने लिमिट लेनी है n गोस टू इन्फिनिटी। पहली चीज नोट करें कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऊपर n प्लस 1 टर्म है, नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू है nth टर्म की। इसको ओवरऑल भी ले सकते हैं, ओवरऑल से मुराद की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें zn प्लस 1 ओवर zn। शुरू में जो लेक्चर्स थे उसमें हमने प्रूव किया था कि z1 मॉड ओवर z2 मॉड इज इक्वल टू z1 ओवर z2 मॉड, z2 मॉड नॉन जीरो होना चाहिए, ये l के बराबर आ रही है। वो कहता है सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर l ये है लेस देन 1 और डाइवर्जेंट होगी ग्रेटर देन 1। ये देखें ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, आमतौर पर ये भी रटवा दिया जाता है, इंशाल्लाह इसका प्रूफ करेंगे, प्लीज ध्यान से कीजिएगा। इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होता है, मैं अभी नहीं बता रहा, आगे जाके बात करेंगे। इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। चलिए इक्वल टू 1 का बता ही जाता हूँ, क्या याद करेंगे बता देता हूँ। आप पी सीरीज लें 1 ओवर n, डाइवर्जेंट है पहले ही पता है आपको, इस पे ये आप लगाएं ये रेशो टेस्ट,
आंसर देखिएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ये लिमिट 1 आएगी। फिर अब आप पी सीरीज लें 1/n², कन्वर्जेंट है, उसके ऊपर फिर यही वाला रेशियो टेस्ट लगाएं, फिर आंसर 1 आ जाएगा। उससे पता लग जाएगा L = 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। लो जी बता दिया, एक रास्ता फोड़ दिया मैंने। अब पहली चीज ये देखें, अगर ये ना दिमाग में आ जाए ओ जी कॉम्प्लेक्स और लेसन, भाई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियल है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये रियल है, आंसर रियल आएगा। अब इसका प्रूफ इंशाल्लाह बाद में करेंगे, अभी हमारी पोजीशन ही नहीं कि मैं प्रूफ रहा हूँ। अभी मैंने अगर आप मतलब प्रूफ करवा दिया ना, तो मेरा आपने लेक्चर देखने बंद कर देना। जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं वो विड्रॉ कर जाएंगे, दूसरे दौड़ जाएंगे चैनल से। तो फिलहाल इसको नहीं करते, लेकिन इसको एक्सेप्ट करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हुए, खुद करने हैं, लेकिन मैं जुबानी बोलने लगूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, वो कहता है कि इसको प्रूव करें कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लो उसने आंसर ही बता दिया, ज्यादा ही सही है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, फैक्टोरियल है। कुछ लोग कहते हैं जी कैसे पता लगेगा, यहाँ पे आपने रेशियो टेस्ट यूज करना है। अब ये तो जवाब नहीं बनता, अभी मैंने करवाया ये रेशियो टेस्ट और तो मैंने करवाया ही नहीं, ये नहीं आंसर बनता। आंसर ये बनता है कि जिन क्वेश्चंस में फैक्टोरियल आ रहा होता है ना, जिन क्वेश्चंस में फैक्टोरियल आ रहा होता है उसमें रेशियो टेस्ट इजी कर देता है, बाकी टेस्ट मुश्किल कर देते हैं। मुश्किल करते हैं छोड़ दें, इजी वाले को लें। रेशियो टेस्ट काफी हद तक वहां पे इजी कर देता है जहां फैक्टोरियल इन्वॉल्व होते हैं। एक चीज, अब इसको कन्वर्जन प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे देख लें आपने करना क्या है। अब मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा, मैं जुबानी बोलने लगा हूँ। मैं वही कहता हूँ लेक्चर को बार बार सुने, जब मैं बोल रहा हूँ तो बेशक साथ साथ लिख भी लिया करें। मैं कोशिश करता हूँ स्पीड स्लो रखूँ बोलने की। आपने लिमिट लेनी है n goes to infinity, एक आ जाएगा जी Zn+1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Zn+1। यहाँ पे n+1 करते हैं, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल करते हैं, ये हो जाएगी लिमिट आपके, या ये हो जाएगी n+1 टर्म। अब ध्यान से देखें Zn नीचे लिखा हुआ है, इसी का रेसिप्रोकल, इसी टर्म का रेसिप्रोकल n फैक्टोरियल ऊपर होगा, 1 - iota n रेज़्ड टू पावर n नीचे होगा। सिंपलीफाई जब करेंगे, अब ध्यान से सुने, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है, अंदर ऊपर एक टर्म लिखी है 1 - iota रेज़्ड टू पावर n+1, नीचे लिखी हुई है 1 - iota n, कैंसिल होकर सिर्फ 1 - iota रह जाएगा। अंदर एक टर्म लिखी हुई है आपके पास, ऊपर लिखी हुई है n फैक्टोरियल, ये इसका रेसिप्रोकल मैंने कहा था यहाँ पे, नीचे लिखी है n+1 फैक्टोरियल, और n+1 फैक्टोरियल होता है n+1 * n फैक्टोरियल, n+1 * n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे n+1 आ रहा है, अब लिमिट लेंगे तो 0 0 < 1 होता है। तो लो जी होगी कन्वर्जन, ये मैंने बता दिया आपको, लिख के कीजिएगा प्लीज, लिख के कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लें, इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि कंडीशन निकालें कि जब ये कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली होगी ना, तो ये कंडीशन होगी, यानी कि z - iota एब्सोल्यूट वैल्यू <2 होगी, डाइवर्जेंट पे ये होगी। इस पे डायरेक्ट आप लगा दें रेशियो टेस्ट, उससे निकल आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपने एरिया ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा, उसका ये टेस्ट है। मैं उधर नहीं जा रहा, लेकिन आपको आइडिया दे दिया है, क्योंकि ये भी होता है जी क्या कर रहे हैं भाई, इसको समझेंगे तो आगे एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसका भी मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, कोशिश करें इसको समझने की और लिख के करने की कोशिश करें। पहले आपने लिखना है Zn+1, इसको n+1 कर दें, इसको भी n+1 कर दें। एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, ये n+1, ये n+1, आगे आ गया Zn, मैंने कहा था इसको लिख लें Zn+1 ओवर Zn, और टोटल की एब्सोल्यूट वैल्यू Zn जो है नीचे है, इसका रेसिप्रोकल 2 पावर n ऊपर आएगा, z - iota पावर n नीचे। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपके पास था z - iota पावर n+1, नीचे है z - iota पावर n, तो सिर्फ रह जाएगा z - iota, सिर्फ z - iota। 2 रेज़ टू पावर n+1 यहाँ पे कहाँ पे आएगा, नीचे, यहाँ से नजर आ रहा है, ये रेसिप्रोकल है तो 2n ऊपर आएगा, तो नीचे रह गया आपके पास क्या 2, बच क्या गया, लिमिट भी लगा लें, बच क्या गया। लिमिट लगाएंगे तो देखें सिर्फ आपके पास जो आंसर आ रहा होगा ना, सीधा सीधा जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो आएगा z - iota ओवर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z - iota ओवर 2। तो जब ये आंसर आ रहा है तो जाहिर बात है जब ये <1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, जब यही चीज > 1 होगी डाइवर्जेंट होगी। जब z - iota ओवर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू <1 होगी तो z - iota एब्सोल्यूट वैल्यू <2 होगी। और सीधी सी बात है, जब z - iota ओवर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू > 1 होगी तो डाइवर्जेंट का खाता है, तो z - iota एब्सोल्यूट वैल्यू <2 होगी। तो ये देख लें, ये लिख के करें, मैंने सारा बता दिया है। नहीं समझ आता तो मेरी जो बात है इसको बार बार, अब कहेंगे ये कौन सा तरीका निकाल लिया मैंने मैथ्स कराने का, मैं इस तरह करता नहीं, तो मैं क्लास में करके दिखाता होता हूँ। यहाँ मैं नहीं करके दिखा रहा, मैं जुबानी बोल रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स फिर भी इसको लर्न करें। और इसी तरह से, क्योंकि क्लास में ये कहता हूँ पहले करें फिर बताऊंगा, ये नहीं कि मैं कर दिया था पहले। हाँ जी, ये वाली जो असाइनमेंट है ना, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो ग्रेड नहीं होनी, लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। देखें इसमें चीजें जैसे साइन z को लिखा हुआ है, बाउंडेड फंक्शन है, आंसर मैं पहले बताता हूँ कि इसमें नहीं होता। मैंने कहा था इस कोर्स में हम डिफरेंस भी देखेंगे कि रियल के साथ क्या आता है, रियल कैलकुलस के साथ सिमिलैरिटीज भी देखेंगे, दोनों चीजें। तो यहाँ पे आंसर तो नो है, लेकिन यहाँ बता नहीं रहा, इसको जरूर देखिएगा।
अलबत्ता ये क्वेश्चन जो है ना, वेरीफाई रेशियो टेस्ट फॉर एल ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, तो मैंने आपको दे दिया था हिंट। ये लिखा हुआ है ये डीसीटी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और ज्योमेट्रिक सीरीज को यूज करके आप पी सीरीज का प्रूव कर सकते हैं। ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है जो भी है। इन क्वेश्चंस को प्लीज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपकी बुक के है ना, सॉल्व तो है आपके पास, ताकि आपको जो ग्रेड असाइनमेंट है ना उसको भी सॉल्व करने में फायदा हो जाए। तो ये इंशाल्लाह ताला फिर आपको अगले लेक्चर में मुलाकात मैं करूंगा, जो कि आपका होगा लेक्चर नंबर 12।